गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके जो पहला पार्ट था विज्ञान का, जिसका हमारा नाम था फसल उत्पादन एवं प्रबंध, तो उसको हम पूरा पढ़ चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। पर सभी बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें अभ्यास के क्वेश्चंस के भी आंसर बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग केवल अभ्यास में जो आपकी बुक में पीछे दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उनके कुछ आंसर्स भी लिख दिए हैं, तो आप लोग इसे देखिए। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो है वह है कि उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो उचित शब्द छांटकर आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें देखो जो दिया हुआ है, शब्दों के नाम भी दिए हुए हैं। जैसे ये है तैरना, फिर है जल, फिर फसल, फिर पोषक और तैयारी। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हमने इन रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा रिक्त स्थान है वह है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? फसल। तो क्या नाम हो जाएगा उसका? मतलब कि फसल, जिसे हमने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा था कि एक ही स्थान पर जब हम बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधों को उगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फसल। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, देखो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण क्या कहलाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सबसे पहले हम लोग फसल उगाने से जब शुरुआत कर रहे हैं तो क्या करना पड़ता है? मिट्टी की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो दूसरे में हमारा आ जाएगा तैयारी। अब तीसरा है क्षतिग्रस्त बीज। क्षतिग्रस्त बीज का मतलब क्या होता है बच्चों? क्षतिग्रस्त बीज वो होते हैं जो कि कहीं ना कहीं से नुकसान जिनको हो रखा हो, मतलब टूटे फूटे हों या सड़े गले हों, मतलब उनमें कुछ वो पूरी तरह से स्वस्थ बीज नहीं होते हैं। तो क्षतिग्रस्त बीज जो हैं वो जब हम लोग उनको किसी पानी में, बहुत बड़ी से टब में पानी लेकर उसमें जब उनको डुबो देते हैं तो रात भर के लिए जब उनको छोड़ दिया जाता है तो सुबह क्या होता है, जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वह जल की सतह पर ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए वह क्या करेंगे? जल की सतह पर ऊपर तैरने लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? तैरने लगेंगे। फिर इसके बाद है हमारा चौथे में क्या दिया हुआ है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, पौधे जो होते हैं वह मिट्टी से क्या क्या लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जल और पोषक। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आपका मैच द कॉलम दिया हुआ है, मतलब कि एक कॉलम में जो नाम दिए हुए हैं उनको दूसरे कॉलम के नामों से मैच करना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो ऊपर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो आपका क्वेश्चन का है। इसके बाद हमने इसके आंसर में सामने सामने लिख दिया है। ठीक है, तो खरीफ फसल हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी फसल होती हैं? जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। तो वर्षा ऋतु में जो फसल उगेंगी वो, इसका मतलब वो उनको पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसमें क्या हो गया? धान और मक्का। ठीक है, तो धान और मक्का कौन सी फसल हो गई? खरीफ की फसल। फिर है रबी फसल। तो रबी फसल कौन सी होती है? जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, यानी ठंड के मौसम में। तो शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं वे कौन सी हो गई? वे हो गई गेहूँ, चना और मटर। ठीक है, अब अगला देखिए, रासायनिक उर्वरक जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं, उनका उत्पादन मनुष्य द्वारा फैक्ट्रियों में किया जाता है। तो उनके नाम क्या हो गए? यूरिया और सुपर फॉस्फेट। इसके बाद है कार्बनिक खाद जो होती है वो हम लोगों ने देखा था कि जो पशु का अपशिष्ट होता है, मतलब गोबर जो होता है, उसके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, इनके द्वारा कार्बनिक खाद बनाई जाती है। तो इस तरह से सभी बच्चे सामने सामने उसका उत्तर लिखेंगे तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दो उदाहरण देने हैं। पहला तो खरीफ फसल है और उसके बाद है रबी की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल जो है, आप लोगों ने ये सब देखा है कि हमने पहले भी करा था कि खरीफ की फसल कौन सी हो गई। अभी अभी जैसे मैच द कॉलम में ही करा है हमने कि धान और मक्का। ठीक है,
इसके बाद जो दूसरी हो गई हमारी रबी की फसल गेहूँ एवं चना। आप इनमें कोई भी 2 उदाहरण जो आपको आसानी से याद हो जाएं वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वह है सिंचाई किसे कहते हैं। तो सिंचाई किसे कहते हैं, इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सिंचाई किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो पीछे भी हम लोगों ने लघु उत्तर जब किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन किया था कि उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना, यही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, कि जब पौधों को ज़रूरत है, जब फसल को ज़रूरत है तब उनमें पानी दिया जाए, उसी को हम कहेंगे उचित समय। और अंतराल मतलब उस पानी को देने के बीच में सही अंतर होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने एक दिन आज पानी दे दिया और कल फिर से पौधों को पानी दे दिया, ठीक है, और कल के बाद फिर अगले दिन फिर दे दिया, तो इस तरह से पानी ज़्यादा हो जाता है। पानी की इस तरह से फसल में लॉगिंग हो जाती है, वो इकट्ठा हो जाएगा और ज़रूरी नहीं है पौधे जो हैं वो सारा का सारा पानी यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए हमें उचित समय एवं अंतराल पर ही फसल को जल देना चाहिए और यही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अब जो सिंचाई के विभिन्न तरीके हैं उन तरीकों में कुछ पारंपरिक तरीके होते हैं और कुछ आधुनिक तरीके होते हैं। ठीक है, तो जो पारंपरिक तरीके होते हैं उनमें से यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिए हैं, जैसे घिरनी हो गया, चेन पंप हो गया, रहट हो गया। ठीक है, और जो आधुनिक विधियाँ हैं, आधुनिक विधियाँ जिनके अंदर हमारे 2 नाम आ जाते हैं, छिड़काव तंत्र और साथ में ड्रिप तंत्र। तो दोनों नाम कौन कौन से हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। अब इन दोनों के बारे में हम अच्छे से इसमें पढ़ेंगे कि छिड़काव तंत्र क्या होता है और ड्रिप तंत्र क्या होता है। ड्रिप तंत्र में ड और नीचे र, इस तरह से बच्चे इसको लिखेंगे, ड्रिप तंत्र। ठीक है, इसके बाद अब हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि छिड़काव तंत्र क्या होता है और ड्रिप तंत्र। तो छिड़काव तंत्र, इधर देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है या फिर कोई ऐसी विधि है जिसके अंदर छिड़काव हो रहा है। तो यहाँ पर जो जिन स्थानों पर जल की कमी होती है, मतलब जहाँ पर अधिक बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है, या फिर ज़मीन में नीचे बहुत गहराई तक पानी चला गया है तो वो पानी निकालना मुश्किल होता है, तो ऐसे स्थानों पर छिड़काव तंत्र का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो पाइप होती हैं उनको इस तरह से सीधे आकार में ऐसे ऊर्ध्व लगाकर रखा जाता है। इस तरह की पाइपें, जैसे बहुत सारी पाइपों को ऐसे ऊर्ध्व आकार में लगा लिया जाता है और इन पाइपों के ऊपर नोज़ल होता है और ये नोज़ल जो होता है ये एक छोटी, मतलब कि नल जो होता है इनके ऊपर था, जैसे फव्वारा का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, और फव्वारा सिस्टम की तरह यहाँ पर जो नोज़ल होता है उससे पानी जो होता है पूरी उसमें फसल में बिखर जाता है, तो उसी को कहा जाता है छिड़काव तंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अब हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ आंसर लिखा हुआ है कि ऐसे स्थान जहाँ पर जल की कमी होती है। कौन से स्थान बच्चों, जहाँ पर जल की कमी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर हम इस छिड़काव तंत्र का यूज़ करेंगे। इस विधि में क्या किया जाता है, पानी की पाइपों को ऊर्ध्व लगाया जाता है जिनके ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है जैसे वर्षा हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं छिड़काव तंत्र को। तो इसमें हम विभिन्न फसलें, जैसे कॉफ़ी की फसल होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर लाइन पूरी नहीं हुई है, आप लोगों के लिए मैं लिख देती हूँ। तो कॉफ़ी की फसल जो है उसमें इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों छिड़काव तंत्र में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र क्या होता है, ड्रिप में देखो, ड्रिप होता है बूंद बूंद सिंचाई, हम लोग इसको कहते हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल बूंद बूंद की तरह है, मतलब एक एक बूंद, जैसे यहाँ पर ऐसे कोई एक पौधा उगा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा पौधा यहाँ उगा हुआ है, इस तरह से जो पौधे हैं, तो इन पौधों के साथ में यहाँ पर पाइप लगाई जाती है और ये जो पाइप होती हैं ये जहाँ पौधा होता है वहीं से इनमें एक एक कट लगा होता है और एक
मतलब कि छोटी पाइप जुड़ी होती है जो उन पौधों की जड़ों तक बिल्कुल पानी को पहुंचा देती है, और वो पानी बिल्कुल बूंद बूंद करके उन तक पहुंचता है, इसीलिए इसको बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है और या फिर ड्रिप तंत्र कहा जाता है। इस तरह से जो पानी पौधों को दिया जाता है उसमें पानी की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी पानी व्यर्थ नहीं होता है, और वो पूरी तरह से फसल तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये लिखिएगा कि वह विधि जिसमें जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है उसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। तो अब आप लोग इसका आंसर खुद समझ गए होंगे कि गेहूं जो होता है वह एक शीत ऋतु की फसल है। शीत ऋतु की फसल का मतलब वह हमारी रबी की फसल है। रबी की फसल जो ठंड के दिनों में होती है। ठीक है, और जो दूसरी हमने पढ़ी थी खरीफ की फसल, उसमें क्या था कि खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, तो जब हम वर्षा ऋतु में कोई फसल उगा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर उस फसल को बहुत सारा पानी की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा पानी चाहिए तभी हम उसे खरीफ में उगाते हैं। परंतु गेहूँ ऐसा पौधा है जो रबी की फसल है और जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। अब अगर हमने इसे खरीफ में उगा दिया, मतलब खरीफ के मौसम में उगा दिया वर्षा ऋतु में, तो इसमें पानी ज़्यादा आ जाएगा, और ज़्यादा पानी होने से क्या होगा, गेहूं का फसल जो है या गेहूं के जो पौधे हैं वह अपनी वृद्धि पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग इसके आंसर में भी देखो यही सब लिखा हुआ है कि गेहूं एक रबी की फसल है जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। रबी फसलों को थोड़े ही पानी की आवश्यकता होती है। तो रबी फसल जो होती हैं बच्चों उनको थोड़े पानी की ज़रूरत होती है। तो खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। इन फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है, अतः गेहूं को वर्षा ऋतु में उगाने से पौधों को अधिक मात्रा में जल मिलने से अच्छी तरह से उनकी वृद्धि नहीं होगी और वे मुरझा जाएंगे, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब देखो, अगर आप बार बार फसल उगाते रहेंगे, अगर आप बार बार एक ही फसल या फिर मान लो फसल उगाते हुए दूसरी फसल भी उगा रहे हैं परंतु मिट्टी को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ रहे हैं कि मिट्टी जो है थोड़े दिनों के लिए, देखो आप जैसे बहुत सारा आप काम कर लेते हैं तो आप थक जाते हैं, थक जाने के बाद क्या आपको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है ना। तो उसी तरह से मिट्टी जो है उसको भी थोड़े से आराम की ज़रूरत होती है ताकि वह अपने पोषक तत्व जो उसके फसल ने ले लिए होते हैं, क्योंकि कोई भी फसल हम उस पर उगाएंगे तो वो मिट्टी से सारे पोषक तत्व ले लेते हैं, जिससे क्या होगा मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो ऐसे ही अगर हम बार बार फसल मिट्टी में उगाते रहेंगे तो उस मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा जब दोबारा दूसरी फसल उगाएंगे तो उसको पोषक तत्व कम मिलेंगे और दूसरी फसल की जो वृद्धि है वो कम होएगी। तो इसलिए हमें कभी भी फसल को लगातार नहीं उगाना चाहिए, है ना। तो यही आंसर में लिखा हुआ है, देखो कि खेत में लगातार फसल उगाने से पौधे मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्व लेते रहते हैं, जिसके कारण मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब पोषक तत्व कम हो जाते हैं उससे मिट्टी अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाती है। ठीक है, तो ये शब्द आप याद करेंगे कि मिट्टी जो है अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाती है, अतः जब दूसरी फसल उगाई जाएगी तो पौधों का विकास अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये आपका मैंने डायरेक्ट 10वां क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि इसके बीच के जो क्वेश्चन है जिसमें हमें एक आध क्वेश्चन में लिखना है कि पैराग्राफ लिखिए मिट्टी तैयार करना पे, बुआई निराई पे, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने जब लघु उत्तर किए थे तो उनमें किए हुए हैं। तो बच्चों आप वो वाले क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं, तो बार बार इन क्वेश्चंस को नहीं लिखना है। अगर आपने एक बार लिख लिए तो दोबारा मत लिखिएगा। इसके बाद इसी में और क्वेश्चन है कि खरपतवार क्या है, उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। और खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा इसीलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 10, जिसमें ये कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं और इन बॉक्सेस में
को हमने क्रम में लिखना है कि किस तरह से हमारी जो हम फसल उगाते हैं तो वो किस किस स्टेप वाइज हम लोग क्रम में करते हैं। तो कृषि की जो पद्धतियाँ हैं वो आप लोग सब पढ़ चुके हैं, अब उन्हीं को देखिए कि वही क्रम हमने अब इनका देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स में देखो लिखा हुआ है कि फसल को चीनी मिल में भेजना, इसको 1 नंबर डाल दिया इन्होंने, और 2 नंबर पे दिया है इन्होंने सिंचाई, फिर 3 नंबर पे दिया है कटाई, 4 पे दिया है बुआई, 5 पे मिट्टी तैयार करना, 6 पे खेत की जुताई और फिर 7 पे है खाद देना। तो बच्चों अब हमें इसे क्रम में लगाना है, क्रम में लगाएंगे तो देखो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो कार्य किया जाता है मिट्टी तैयार करने का किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिट्टी तैयार करना है वो 5 नंबर पे है, तो इसको हम सबसे पहले नंबर पे लगाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। आप लोग इनको क्रम में इसी प्रकार लिख लीजिएगा जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 जो साइड में लिखा हुआ है वो आपके आंसर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मिट्टी तैयार करना हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है, खेत की जुताई की जाती है, तो खेत की जुताई करना ये दूसरा हो गया। इसके बाद जब खेत की जुताई हो जाती है तो हम बीजों को बोते हैं, तो तीसरे नंबर पे हमारा आ गया बुआई। जब हमने बुआई कर ली तो उसके बाद हमारा आ जाता है खाद देना, फिर उसके बाद आ जाता है सिंचाई और फिर कटाई, और लास्ट में हमने काटने के बाद फसल को चीनी मिल में भेजना। चीनी मिल में यानी कि हमने गन्ने की जो फसल होती है उसके बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो चीनी मिल में हम गन्ने की फसल को यानी कि गन्ने को काट के भेजा जाता है ताकि वहाँ पर उनके से चीनी बना ली जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक पहेली के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है जिसे आपको करते हुए बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पहेली दी हुई है इसमें आपको ये खाली स्थान दिए हुए हैं, इस तरह से आपके देखो ये इस तरह से आपकी बुक में यहाँ ऐसे खाली स्थान दे के ये लिखे हुए हैं जिनको मैंने अभी यहाँ पर पूरा कर दिया है, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पर जैसे ये ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, और यहाँ लिखा है 1 नंबर, तो जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर हमारा बाईं से दाईं और 1 पे लिखा है तो वहाँ हम उसको बाईं से दाईं तरफ उस शब्द को पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला शब्द है हमारा वह लिखा है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, ठीक है। तो सिंचाई का जो पारंपरिक तरीका उसमें साथ में है दिया हुआ है ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर जो हमारा यहाँ शब्द जो दिया हुआ है र लिखा हुआ है ऑलरेडी इस बॉक्स में, तो र से क्या बन गया, रहट। तो र से जो हमारा बन गया शब्द वो हो गया रहट, ठीक है। तो र आपको पहले ही दिया हुआ है, ह और ट आपने साथ में लिख लेना है, तो रहट हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखो लिखा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो पालतू पशुओं को जब हम उचित देखभाल करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पशुपालन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखो 2 नंबर पे आपका आ जाएगा प, और श जो है शु वहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो ये पशु हो गया, फिर तीसरे में आप लिखे पा और फिर ल और फिर ना। तो इस तरह से ये पांचों बॉक्स आपके फिल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो दिया हुआ है तीसरे नंबर पे कि फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो वो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोते हैं उनको क्या कहते हैं, खरीफ की फसल है ना। तो ख री और फ यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो हमारा सही है ये शब्द, देखो खरीफ। इससे भी हमें पता चल जाता है कि हम लोग जो भर रहे हैं वो ठीक भर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 6 नंबर पे देखो लिखा है फसल पक जाने के बाद उसको काटना। तो ये तो बिल्कुल आसान है, आपको पता होगा कि जब फसल पक जाती है तो उसकी क्या की जाती है, कटाई। तो क टा ई इस तरह से ई जो है वो ऑलरेडी आपके लिखा हुआ है, तो आपने पहले और दूसरे बॉक्स में क और टा लिख के ई पूरा हो जाएगा आपका कटाई, ठीक है। इसके बाद आगे हमने बाईं से दाईं ओर पूरा करना है। तो बाईं से दाईं ओर में सबसे पहला शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो देखो यहाँ पर शब्द जो लिखा हुआ है र लिखा हुआ है जिसे हमने रहट से
ऊपर से नीचे की तरफ हमने पूरा किया था रहट। अब हम इसको बाएं से दाईं तरफ इस तरह से पूरा करेंगे। तो र के बाद जो अगला बॉक्स है उसमें आप लिख देंगे बी, यानी रबी। तो ये क्या बन गया हमारा, रबी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रबी। ठीक, इसके बाद चौथे नंबर पे लिखा है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। ये तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए कि एक ही किस्म के पौधे जो हैं उनको क्या कहा जाता है, फसल। ठीक है, तो फ, स और ला। तो आपके यहाँ पर देखो चौथे नंबर का जो बॉक्स है उसमें फ लिखा हुआ है, बीच में से स छूट गया है, इसको आप खुद लिख लेना, जिससे यहाँ बीच में आपके स आ जाएगा, फसल। ठीक है, इसके बाद पाँचवें नंबर पे है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक होते हैं, यानी कि फैक्ट्रियों में बनते हैं, और फैक्ट्रियों में क्या बनते हैं, उर्वरक। क्या बनते हैं, उर्वरक। ठीक है, तो उर्वरक जो कि पौधों को पोषक देने के काम आते हैं। तो यहाँ पर पाँचवें नंबर पे आपने उर्वरक लिख के इसको पूरा करना है। ठीक है, फिर सातवें नंबर पे लिखा है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। तो खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है बच्चों, निराई। तो आप यहाँ पर निराई लिखकर इसको पूरा करेंगे। तो सातवें नंबर पे आपका आ गया निराई। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पूरे अभ्यास के क्वेश्चन हो गए, इन्हें आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम लोग अगला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग ये काम पूरा कर लीजिएगा, और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। सभी बच्चे जो ये बेल आइकन है, अगर आप इस बेल आइकन को दबाते हैं तो आपका सब्सक्राइब हो जाता है, तो इसे सभी बच्चे ज़रूर क्लिक कर दें। धन्यवाद।